नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसबीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, नया साल आया तो नए साल में टॉक शोज की एक नई सीरीज वन टू वन शोज के अंदर, जहां हम मेहमानों से 20-30 मिनट की बातचीत करते हैं, विभिन्न मुद्दों के ऊपर उनके विचार जो हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। भारत की दशा और दिशा क्या होगी 2023 में। हालांकि उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा बहुत कुछ देखा है पिछले कई दशकों में, लेकिन राजनीति के अंदर ये सारी चीजें लगातार घटती रहती हैं। और कभी कभी लगता है कि अब इन चीजों से कुछ आश्चर्य होता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रोजाना की होने वाली घटनाएं हैं। ऊंच नीच, ऊपर नीचे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बुरा भी लगता है, कभी अच्छा भी लगता है। लेकिन राजनीति अगर इस ढंग की ना हो तो फिर उसे राजनीति क्यों कहा जाए। आज इसी विषय के ऊपर और भारत की दशा और दिशा क्या होगी 2023 में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट विद्वान मौजूद हैं। जाना पहचाना चेहरा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला न्यूज टाइम के लिए, आप यहाँ आए, शुक्रिया। आपको, आपके परिवार को, आपके मित्र मंडल को हमारी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दो तीन मुद्दे हैं, एक एक करके उसको लेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो बिखरी हुई राजनीति भारत के अंदर, विपक्ष की विशेष रूप से। ऐसा लगता है कि जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं अपनी अपनी जमीनें बचाने में लगे हैं। और जब कभी बात होती है कि विपक्षी एकता होगी और कोई 2024 में ऐसा कुछ होगा कि जहां पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसा लगता है कि ये एक मृग मरीचिका है और हम उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं। लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर कोई इमोशनल मुद्दा आ जाता है और वो सारे मुद्दों को ढांप कर आगे चला जाता है और चुनाव उसी एक मुद्दे के ऊपर संपन्न हो जाते हैं। जैसे पुलवामा बालाघाट के ऊपर 2019 संपन्न हुआ। प्रश्न कुछ नहीं करूंगा, 2023 की दशा और दिशा आपकी नजर में, अशोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। आपको, आपके परिवार को, आपके दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने कहा कि मैं जाना पहचाना चेहरा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई मुझे गुमान नहीं है। लेकिन मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूँ दिनेश जी। और जब सुनता हूँ तो पैड और नोट लेके बैठता हूँ, नोट पैड लेके बैठता हूँ और सारे आंकड़े जो देते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड बोलने वाले लोग हैं, उनमें दिनेश जी आपका नाम लिस्ट में पहला रखता हूं मैं। कई जगह मैं दर्शकों के सामने में मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, कई जगह लब्बाजी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। लच्छेदार शब्दों में कई बार हम चीज घुमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आंकड़ों के तथ्यों पे जब चीजों को तोला जाता है तो वो सही मायने में मुझे लगता है पत्रकारिता वो है, रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता जिसको कहते हैं, तो उसकी नितांत जरूरत है इस देश को। और आपने इसको एक जिंदा रखा है, एक नई विधा आपने दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं आपके शो पे हूँ। आपने पूछा 2023 में दिशा क्या है। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये भी कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। यकीनन विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन हमारे देश में हमने अक्सर देखा है दिनेश जी कि दो टाइप के अलायंस होते हैं, एक प्री पोल अलायंस होते हैं, एक पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। अक्सर प्री पोल अलायंस जो है वो सीट बंटवारे में ही टूट जाते हैं, और हो भी गया तो वो ट्रांसफर नहीं होते एक दूसरे के, और अंत में झगड़ा होता है। और प्री पोल अलायंस आखिर में सरकार बनते बनते टूट जाते हैं, या सरकार बनने के बाद सरकारें टूट जाती है। हमने ऐसे कई उदाहरण पिछले 10 साल में ही देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस हो गया, बाद में टूट गया। बिहार में प्री पोल अलायंस हो गया, बाद में टूट गया। कई जगह प्री पोल, यूपी में प्री पोल अलायंस का प्रयास किया गया, फिर बाद में टूट गया। तो बाय एंड लार्ज इस देश में अलायंस वही सक्सेस है जो पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। पोस्ट पोल अलायंस के बाद आंकड़े सब एक हर एक के पास होते हैं, और जिसके पास जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों के ताकत पर वो अपनी जगह बना लेता है। और फिर ये तय होता है कि विपक्ष में रहेगा कौन। हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज एनडीए और यूपीए, ये दो बड़े गुट है, जो कांग्रेस लेड है और एक जो बीजेपी लेड है, और ये क्लियर कट डिमार्केशन है। लेकिन कुछ फेंस सिटर भी है कि जो जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ओडिशा का बीजेडी है, उसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पे जगन रेड्डी है, वाईएसआर कांग्रेस, उसका कुछ कभी कहा नहीं जाता। दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु में तो डीएमके एआईएडीएमके कहाँ जाएंगे
हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, एक इधर तो दूसरा उधर, ये देखने को मिलता है। बाय एंड लार्ज एक कांग्रेस संगठन है, लीडर संगठन है, जहां पर कांग्रेस और रीजनल पार्टीज आमने सामने, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, उन राज्यों में विपक्ष की रीजनल पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बीजेपी का तो साथ देना नहीं चाहते, लेकिन उनके राज्य में कांग्रेस उनके लिए अहम है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में केसीआर लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन जब तेलंगाना की चुनाव की बात होगी तो वहां पे मुख्य विपक्षी दल वहां पे अभी भी कांग्रेस है, और उनको कांग्रेस से टक्कर लेनी है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आंध्र प्रदेश में नहीं है, मार्जिनल है। वहां टीडीपी और जगन रेड्डी आमने सामने है, वाईएसआर कांग्रेस आमने सामने है। अब इनमें से कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है, वो सत्ता पक्ष के साथ जाने का प्रयास करता है, जो सत्ता में है उनके पास जाने का प्रयास करता है। वर्तमान में मोदी जी सत्ता में है, बीजेपी या एनडीए सत्ता में है, तो वहां पे हमने देखा कि अक्सर टीडीपी भी लव एंड हेट के रिलेशन रखता है, और आरजेडी भी, ये जो वाईएसआर कांग्रेस है वो भी लव हेट के रिलेशन रखता है। कुल मिला के मुझे लगता है कि 2023 में नाउम्मीद होने वाली बात नहीं है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 9 राज्यों में और एक जम्मू कश्मीर यदि हो गया तो एक 10वां राज्य, यदि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को ग्रीन सिग्नेचर दिया तो 10 राज्य हो जाएंगे। तो कुल 90 सीट, 97 के आसपास लोकसभा सीट है इन राज्यों में, जिन राज्यों से ये ट्रांसलेट होने की बात हम करते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें जो मुख्य राज्य है वो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसके तरफ सबकी नजर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये ऐसे राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है, और बीजेपी का और कांग्रेस का सीधा आमना सामना है, या तीसरी कोई पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात कहूं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है। मैं ये यदि कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी वहां कांग्रेस के पेरोल पे काम करती है। छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला। वो अक्सर होता है, जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस पेरोल पे हुआ करती थी। तो वहां पे बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो कम से कम अमित शाह तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे छत्तीसगढ़ पे, लेकिन छत्तीसगढ़ इतना इजीली बीजेपी के हाथ में आएगा ऐसा लगता नहीं। राजस्थान में बहुत ही फ्रेजाइल पोजीशन है। मुझे राजस्थान में यदि कल, मुझे लगता है कि बीजेपी में जितनी गुटबाजी है उतनी गुटबाजी कांग्रेस में है। यदि आप बात करें वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, तो वहां फिर वसुंधरा वर्सेस रेस्ट है। तो दोनों तरफ गुटबाजी बहुत सर पे है, और अक्सर हमने देखा कई सालों से वसुंधरा सत्ता में आई थी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पहली बार बीजेपी आई थी, उसके बाद वहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे कोई नहीं है, हमेशा इंडिपेंडेंस के भरोसे रहते हैं। और राजस्थान की राजनीति में ये पता नहीं, ये बहुत स्मार्टली वो ऑपरेट करते हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो अपने ही लोगों को इंडिपेंडेंट करके खड़ा कर देते हैं, और जिस गिफ्ट के वो इंडिपेंडेंट होते हैं उसी के लिए वो मुख्यमंत्री पद की हिमायत करते हैं। और ये हमने जब वहां पे ठाकुर साहब यानी जो उपराष्ट्रपति हमारे जब वहां पे मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी, तब हमने अक्सर देखा कि भैरव सिंह शेखावत जी हमेशा सत्ता में रहते थे, लेकिन 4-5, 8-10 जो इंडिपेंडेंट थे वो हमेशा कहते थे कि भैरव सिंह जी को यदि मुख्यमंत्री बनाया तो हम समर्थन करेंगे। ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत का भी इस बार हुआ है। वसुंधरा मरे हुई हालत में भी 40-45 सीटें हमेशा उसकी रहती है अपनी, और वो उसको बहुत लॉयल है। तो बीजेपी को माइनस वसुंधरा बहुत मुश्किल है। तो राजस्थान एक बहुत ही डाइसी स्टेट है, किधर जाएगा अभी कोई कह नहीं सकता। अब कर्नाटक एक दूसरा बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने वाले हैं 9 राज्यों में। तो कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक में बाय एंड लार्ज कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब वो तोड़फोड़ हो गई, बीजेपी सत्ता में आई, उधार के सिंदूर पे वहां की सरकार टिकी हुई। और वहां पे जो मुख्यमंत्री में बदलाव किया, येदुरप्पा की जगह पे जब बोम्मई को लाए, तो येदुरप्पा ये लिंगायत के नेता है। हर लिंगायत येदुरप्पा नहीं होता, वो भी इतना ही है, जैसा हर मराठा शरद पवार नहीं हो सकता और हर यादव मुलायम सिंह नहीं हो सकता। तो वो लिंगायत जरूर है, लेकिन लिंगायत पे इतनी पकड़ नहीं है। अब बीजेपी लिंगायत को भी रिजर्वेशन देके लिंगायत में भी सेक्शन सबसेट करने का प्रयास कर रही है। ये कहीं ना कहीं येदुरप्पा के गुट को बहुत नागवार गुजर रहा है, और वो बहुत स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंचमशाली सेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, पंचमशाली सेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अच्छा, दूसरी बात, ये जो सरकार, इसको 40% सरकार का एक टैग लगा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पे है। दूसरी बात जो हिंदुत्व का है, तो 4-5 जिले हैं, जैसा शिगोमा हो गया, दक्षिण कर्नाटक हो गया, चिकमंगलुरु हो गया,
और एक दो जिले हैं, कुर्क हो गया, ये 4 जिलों में हिंदू मुसलमान बिल्कुल पीक पे है। यहाँ जी। हिंदू मुसलमान पे पोलराइजेशन पे ही होता है। लेकिन ये कोस्टल 4 जिले कर्नाटक छोड़ की के, बात कर रहे हैं, कोस्टल हाँ, कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक की, नॉर्थ कैनरा, हाँ, उडुपी एंड साउथ कैनरा। बस बस। उसके बाद यदि आप बाकी कर्नाटक में आ जाओ, तो बाय एंड लार्ज वहाँ हिंदू मुसलमान होने का प्रयास उतना नहीं है। यही कारण है कि बीच में मुख्यमंत्री को ये भी बोलना पड़ा कि जो कट्टरवादी हिंदुत्व की लाइन लेते हैं उन पे मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिजाब हो गया, उसके बाद कई चीजें हो गई वहां पे, जो अब हलाल या झटका इस पे झगड़ा चल रहा था। हिंदुओं के मेलों में मुसलमान को दुकान देंगे, मुसलमान ड्राइवर के गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ऐसी जो बातें थी, वो बाय एंड लार्ज बैंगलोर के एक जो एलिट क्लास है, जो अभिजात वर्ग है या जो एजुकेटेड है, उनके गले ये बात उतरी नहीं। तो कहीं ना कहीं वह एक रेजिस्टेंस है, वह कांग्रेस के लिए बहुत फर्टाइल जमीन। दूसरी बात, राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, उसने कांग्रेस में वहां एक ऐसा बूस्टर डोज दिया कि जो बैंगलोर में रैली हुई ऐतिहासिक, कहते हैं कि ऐसी रैली आज तक कभी कर्नाटक में हुई। दूसरी बात, देवगौड़ा की पार्टी जो घूम फिर के एक एरिया में पड़ी हुई है, खासकर मैसूर के आसपास ही देवगौड़ा जी का अपना एक वजूद है और वहां पकड़ है। अब उसको पोचिंग करने के लिए या उस पे अपना शेयर लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगे हैं। इसलिए देवगौड़ा जी पहले तो अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं कि मेरा जनादेश, मेरा जनाधार जो है मैं तोड़ूंगा नहीं, इसलिए वो प्रयासरत है। कांग्रेस और बीजेपी उनका जनाधार खाने के लिए लगे हैं। लेकिन वहां जो मेन लड़ाई होगी वो कांग्रेस और बीजेपी में होगी। इसमें कांग्रेस का पलड़ा मुझे भारी दिखता है। कुल मिला के 2009 के जो चुनाव के नतीजे होंगे, ये 2024 के बहुत सारे नतीजों को एक रेखांकित करेंगे। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग अलग अलग होता है। हमने देखा कि जहां छत्तीसगढ़ में स्वीप किया था कांग्रेस ने, वहां बीजेपी ने लोकसभा में स्वीप किया। लेकिन उस टाइम पुलवामा की बात थी, उस टाइम बीजेपी सिर्फ 5 साल सत्ता में थी और नरेंद्र मोदी जी 5 साल और मांग रहे थे कि मुझे 5 साल और दे दीजिएगा, मैं 10 साल में पूरा काया कल्पट करूंगा। अब बीजेपी की अंदरूनी संगठन की झगड़े, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड जो गोदी मीडिया जरूरत से ज्यादा आंकता है। यदि हमें पिछले साल की बात करें, जो 3 इलेक्शंस हुए आखिरी आखिरी में, गुजरात का, हिमाचल का और दिल्ली का, कि दिल्ली का कारपोरेशन का इलेक्शन भी विधानसभा जैसा ही होता है, क्योंकि कारपोरेशन में विधानसभा से ज्यादा ताकत है। दिल्ली में हमारी, दिल्ली की विधानसभा आधी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का पोस्टर हर जगह लगा, नरेंद्र मोदी की रैलीज हर जगह हुई, लेकिन गुजरात छोड़ के बाकी जगह बुरी तरह से हार अपनानी पड़ी बीजेपी। इसका मतलब मोदी जी का चेहरा वहां नहीं चला। गुजरात की बात अलग है, मैं गुजरात को एक अलग राज्य की तरह से देखता हूँ। गुजरात हो गया, वहां पे प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। गुजरात विधानसभा हारना ये प्रधानमंत्री को कहीं कमजोर करेगा, ये मैसेज कहीं ना कहीं दिया गया। बार बार ये मैसेज दिया गया कि गुजरात की अस्मिता के चुनाव लड़े जाएंगे। आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू जी का नाम आया, तो घोर विरोधी जो पार्टी है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनने भी मुर्मू जी का समर्थन किया, क्योंकि संथाल सबसे बड़ा वोट बैंक है वहां पे और मुर्मू जी संथाल से आती है, तो वो हो गया। ओडिशा की वो रहने वाली है, इसलिए भूमिपुत्र भूमिपुत्री होने की वजह से ओडिशा ने एन ब्लॉक उसे समर्थन दिया। ऐसा ही समर्थन यदि आप देखोगे तो शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल को दिया था। विरोध में होते हुए भी प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की होते भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। तो ये गुजरात की अस्मिता वर्सेस आम आदमी का वहां जाना, आम आदमी पार्टी का थोड़ा कल्टीवेट करना, वहां 30-40 सीटें आम आदमी की वजह से भी कांग्रेस हार गई है। उसके बाद जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उसमें ये है कि चुनाव 5 बजे खत्म होते हैं, 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में जो वोटिंग हुआ है वो अभूतपूर्व वोटिंग हुआ है। आज तक चुनाव के इतिहास में जनरली 5 से 7 के बीच का जो वोटिंग है, 1 से 1.5-2% बहुत ज्यादा हो गया। जी। जी। लेकिन 7-7, 8-8% जब वोट होता है, तो क्या 1 मिनट में 57 या 58 वोट डल सकते हैं क्या? ये सवाल उठते हैं। ऐसे कई सवाल इलेक्शन कमीशन के पास है। इन सारों का मिला जुला कॉकटेल जो है वो गुजरात की जीत है। गुजरात की जीत यकीनन बीजेपी ने बहुत मेहनत की। 33 जिलों में 56 सभाएं यदि प्रधानमंत्री करे, तो क्या उसी एवरेज से प्रधानमंत्री लोकसभा में हर राज्य को समय दे पाएंगे? सवाल उठता है। और यदि जी। नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या वही सक्सेस वहां से ले पाएंगे? दूसरी बात, सारे विरोधी पक्ष, ये जो फिर आपका एरिया है ये जीएसटी वाला, जीएसटी लागू होने के बाद सारे राज्य सरकारें जो है वो कटोरा लेके केंद्र के सामने भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि वो केंद्र के मर्जी पे बहुत सारा चीज डिपेंड है, उनको पैसा मिलना, उनको शेयर मिलना। ऐसे में केंद्र सरकार में अपना से होना चाहिए, ये अब सभी रीजनल दलों को लग गया। खासकर मैं बीजेडी की बात करूं तो बीजेडी में ये था कि विधानसभा हम ले लेंगे, लोकसभा आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वर इंटरेस्टेड मोर इन विधानसभा। लेकिन बीजेडी ने जो 6 महीने पहले पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव किया, वो मंत्रिमंडल का बदलाव ही लोकसभा को फोकस करते हुए है। क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि लोकसभा में यदि हमारी ताकत है तो रूलिंग पार्टी भी हमको पूछेगी, यदि लोकसभा में हमारी ताकत नहीं है तो फिर हमारे लिए राज्यसभा के भरोसे रहना पड़ता है। जब बिल राज्यसभा में अटकता है, जब हमको रिक्वेस्ट की जाती है मदद के लिए, तब हम बार्गेन में कुछ लेते हैं। ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए हर एक को अपना लोकसभा में वजूद बरकरार रखना होगा। 18 सीटें बंगाल में थी, वो 18 सीटें इस बार ममता नहीं देगी। 18 में से 8 भी आ गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बीजेपी भी जानती है। यही कारण है कि बीजेपी का जो नया जो इक्वेशन अभी शुरू हुआ, उन्होंने 60 सीटें दक्षिण भारत में चिन्हित की है, और किसी भी हालत में वो 60 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से वो चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है 50, 60, 70 सीट का जो गड्ढा नॉर्थ में पड़ेगा वो दक्षिण में भरा जाएगा। लेकिन दक्षिण का जिनका प्रवेश द्वार जो बीजेपी का है, कर्नाटक, वही बीजेपी संकट में है। बाकी जगह बीजेपी कैसी भरेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन यदि आज के कैलकुलेशन से मैं करूं तो बीजेपी मुझे विधान लोकसभा में 220, 230, 240 तक आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन मेजोरिटी की शॉर्ट होगी, क्योंकि नॉर्थ में, बिहार में कम हो सकता है, यूपी में 44 सीटें थी समाजवादी के पास, वो अब 125 हो गई है। वहां उन्होंने 5-10 सीटें भी एक्स्ट्रा ली तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार में आरजेडी और नीतीश दोनों साथ में लड़ते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बंगाल बहुत मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट और आसाम अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वहां सीटों का नंबर कम है। जो बड़े राज्य है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, यदि आप तो मुंबई में बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी यदि इकट्ठा लड़ती है तो फिर अंधेरी वेज जैसी हालत हो जाएगी, आपको डिक्लेयर करने के बाद उम्मीदवार पीछे लेने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें जो सामने दिख रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि एकदम नाउमीदी की हालत है। हाँ, हमारा देश थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एक बार पुलवामा हो गया तो हम उसके पीछे लग गए, लेकिन अब पुलवामा भी कितनी बार करेंगे? आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नया मुझे लगता है कि ये G20 का जो है उसको पूरा कैश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन G20 ये इसलिए भारत को नहीं मिला कि भारत ने बहुत बड़ा कुछ काम किया इंटरनेशनल लेवल पे। ये बार रोटेशन मिलता है G20 में अध्यक्षता, और बार रोटेशन इस बार हमारे पास आई है। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे हम क्या इम्पैक्ट देते हैं, ये अभी तक कोई ऐसा खास ठोस सबूत, चाहे चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, दोनों तरफ हम वही के वही हमारी स्थिति यथावत बनी हुई है, ऐसा मुझे लगता है।